हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मीन्स फोटोन ऑफ लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होगा द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कलेक्टिवली नॉन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। दे आर अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस वाइल इन प्लांट्स and in algae there is various types of chlorophylls are present, so they can perform photosynthesis very efficiently. Okay, तो सबसे पहले what do we know, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो लीफ होती है, लीफ के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल, इसके साथ में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीजें जो होंगी वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स होंगे, और इन्हीं को यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो रॉ मटेरियल्स कौन से हो गए? H2O मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा क्लोरोफिल और आपकी सनलाइट। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होंगी वो रॉ मटेरियल्स होंगे, और लास्ट में जो बनेगा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट वो प्लांट्स का फूड होगा। प्लांट का फूड होगा, या आप कह सकते हो कि वो एक ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और उसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा जो कि मतलब उसका सेकंड प्रोडक्ट होता है जो कि ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक लीफ जो है, एक लीफ को आप सनलाइट के अंदर रखो और दूसरी को आप ब्लैक पेपर से कवर कर दो। ठीक है, तो जो ब्लैक पेपर से कवर किया आपने, अगर उसके लिए आप स्टार्च का टेस्ट करते हो तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहां पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि जो सनलाइट को एक्सपोज करके रखी हुई है लीफ, वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट बनेगा, तो वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, तो इस वाले जो एक्सपेरिमेंट से आप क्या बता सकते हो कि लाइट जो होती है वो एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, इसके अलावा दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ये दिखाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही जरूरी होती है जितना कि सनलाइट जरूरी होती है। तो आपको क्या करना है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के सॉल्यूशन में डिप करके कॉटन, और उसको आपको आधे हिस्से पर रखना है। लीफ का आधा हिस्सा जो होगा उसके ऊपर रख देना है, या फिर आप एक लीफ को पूरी को कंसीडर कर सकते हो। तो जिस लीफ के ऊपर आपने KOH का कॉटन रखा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। जबकि दूसरा जो आपने नॉर्मल लीफ ले रखा है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और आप जब स्टार्च का टेस्ट करोगे उसके लिए तो पॉजिटिव आएगा। जबकि KOH से जो कवर है उसका स्टार्च टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो this experiment will prove that carbon dioxide is also necessary for the process of photosynthesis. Next है, यहाँ पर सबसे पहले जो जोसेफ प्रिस्टले थे, जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बताया, सबसे पहले एक बेल जार लिया, उस बेल जार के अंदर एक कैंडल को जलाया और एक माउस को छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो जो कैंडल थी वो भी बुझ गई और जो माउस था वो मर गया। इसके बाद इन्होंने एक मिंट का प्लांट रखा, पुदीने का पौधा रखा अंदर। तो क्या था कि जो कैंडल थी वो भी जलती रही और माउस था वो भी जिंदा रहा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो एयर यहाँ पर खत्म हो रही थी, एयर खत्म होने की वजह से ये दोनों मर रहे थे। तो यहाँ पर जो प्लांट होंगे वो एयर देते हैं, जो कि कैंडल को जलाने के लिए, मतलब बर्निंग प्रोसेस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होगा। ठीक है, इसके बाद
प्रिस्टले के बाद प्रिस्टले का यहाँ पर हाइपोथेसिस दिया हुआ था कि जो एयर होगी वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एनिमल्स की ब्रीथिंग के लिए और कैंडल की बर्निंग के लिए नेसेसरी होगी। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजनहोज। आइजनहोज ने क्या बताया था कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स एक्वाटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद कुछ गैस रिलीज करते हैं, तो वहां पर जो बबल्स होंगे वो बबल्स आने लग जाएंगे। ठीक है, लीफ के चारों तरफ बबल्स दिखाई देंगे, और अगर उस प्लांट को आप अंधेरे में रखो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए वो बबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो आइगनहॉज थे इन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जब हो रही है एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, तो वहां पर कोई गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर एक और साइंटिस्ट थे एंगलमैन। एंगलमैन जो थे उन्होंने बताया कि एंगलमैन जो थे उन्होंने जो लाइट है उसको स्प्लिट किया, प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट किया लाइट को। जैसे लाइट आ रही है, ये सन है आपका, यहाँ पर इन्होंने प्रिज्म रख दिया, क्या हुआ, यहाँ पर लाइट पड़ी और ये लाइट जो होगी वो स्प्लिट हो जाएगी विब्ग्योर में 7 कलर्स में। तो इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से, ब्लू और रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ब्लू और रेड लाइट के अंदर मैक्सिमम होती है। किसने बताया था ये, एंगलमैन ने। इसके बाद इन्होंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर एक स्टार्च बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं CH2O प्लस में, इसके साथ में इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद जो कार्नेलियस थे, कार्नेलियस वॉन नील, उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने अपनी स्टडी की थी पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर, और उन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन जो होगी वो किसी भी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के साथ रिड्यूस हो जाएगी। तो इन्होंने मतलब फाइनली प्रूव क्या दिया था कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। ये किसने बताया था, ये बताया था कॉर्नेलियस वॉन नील ने। इसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उनमें कोई हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए भाई, जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सके। तो हाइड्रोजन डोनर कौन होता है यहाँ पर, H2O। H2O जो होगा वो हाइड्रोजन डोनर होता है, जबकि CO2 जो होता है वो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी गई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे वो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बनाएंगे प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्यों जरूरी होते हैं। तो 12 मॉलिक्यूल जो होंगे वाटर के वो क्यों जरूरी होती हैं, ताकि 6 ऑक्सीजन निकल सके, 6O2 निकल सके। तो यहाँ पर बैलेंसी होती है, मतलब जो आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ से जो 12 ऑक्सीजन होंगी वो वाटर से आएंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी हमें एक बात याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट while the oxygen gas comes from the water molecule. ओके, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्लास्टिड। इस प्लास्टिड की स्ट्रक्चर बनाई हुई है इन्होंने कि प्लास्टिड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो होंगे ये थाइलाकोइड्स आपस में स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, एक के ऊपर एक अरेंज होंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर होगी वो बन जाएगी ग्रेना। ठीक है, ये जो लिक्विड होगा या ये जो पोर्शन होगा उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो मतलब 2 ग्रेना जो होंगे वो आपस में जिससे जुड़े रहेंगे वो होगा स्ट्रोमा।
ठीक है, क्या होगा, ये बोला जाएगा स्ट्रोमा लैमेले, और ये जो होगा वो होगा मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होंगे या लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगी। स्टार्च के ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये जो थाइलाकोइड्स होंगे वो आपस में स्टैक करके और ग्रेना फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, जैसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है उनको कार्बन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो जो डार्क रिएक्शंस होंगी, ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनके लिए जरूरी नहीं है, लाइट जरूरी नहीं है, उनके लिए लाइट के जो प्रोडक्ट बने हैं मतलब एटीपी और एनएडीपीएच वो जरूरी होंगे। मीन्स जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती। डार्क रिएक्शंस आर टोटली डिपेंड्स ऑन द लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला वाला जो ग्राफ है वो दिखाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनोइड्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, मतलब क्लोरोफिल ए जो होगा वो लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये स्पेक्ट्रम है उसका। इसके अलावा जो येलो वाला है वो कैरोटीनोइड्स का है, और जो ये डार्क ब्लैक कलर का जो है, ब्लैक या ब्लू जो है, वो क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। अब जरूरी नहीं है कि कोई एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कर रहा है तो वो एक्शन भी मैक्सिमम करे, ये जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लाइट एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी दे रखी है कि लाइट जो होगी उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रा का दिया गया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो किस तरह होगी। तो फोटोसिंथेसिस की रेट स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी और फिर ज़्यादा होगी और फिर एकदम से खत्म हो जाएगी या बिल्कुल जीरो हो जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा हम एक्शन स्पेक्ट्रा बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिलीज होगी और यहाँ पर ज़्यादा रिलीज होगी। इसके अलावा जो थर्ड ग्राफ इन्होंने बताया हुआ है वो बताया है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उन दोनों को इन्होंने सुपर इम्पोज करके बता रखा है कि जो क्लोरोफिल ए होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इस वाले में, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है। इसके अलावा जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह होगा, मतलब क्लोरोफिल ए जो होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पर एक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर कम हो गया एब्जॉर्प्शन तो कम हो गया एक्शन। इसके अलावा ये थर्ड जो होगा, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है और एक्शन स्पेक्ट्रम जो होगा वो भी ज़्यादा है, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी तो साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज जो हो रही है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा कैरोटीनोइड्स के अलावा जेंथोफिल्स भी होते हैं पिगमेंट्स, और जो एल्गी होती हैं या बैक्टीरिया होते हैं, हर एक के अंदर क्लोरोफिल ए जो होगा वो कॉमन होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, सी, डी ये भी होंगे, जेंथोफिल्स होंगे और कैरोटीनोइड्स होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ वो कितनी आ रही है। ठीक है, विबग्योर हमने पढ़ा है, विबग्योर पैटर्न जो होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज्यादा ब्लू लाइट और रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी किसी भी वेवलेंथ को जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है या उसके दौरान फोटोसिंथेसिस जो होगी वो कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो किस टाइप से होती है। तो लाइट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। उसके बाद ये एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन होती है उसका ये कंपोनेंट होता है, ये सिस्टम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पिगमेंट्स होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। फोटोन ऑफ लाइट जब यहाँ पर एक्सपोज होगी
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट चल रहा है तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड होकर वापस आ जाएगा और एटीपी और NADPH बना देगा। जबकि अगर ये कोई आपकी नॉन साइक्लिक रिएक्शन होगी तो वहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे फोटो सिस्टम को दे दिया जाएगा और फिर वहाँ से फिर दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है अगर वो वापस आ जाए तो वो साइक्लिक प्रोसेस होती है, और अगर वो कहीं खो जाए तो वो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम दो फोटो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड। ये मतलब नाम जो है वो रिएक्शन के बेसिस पर नहीं है कि पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है फिर सेकंड, ये इनके डिस्कवरी के बेसिस पर है। फोटो सिस्टम फर्स्ट को पहले डिस्कवर किया गया था इसलिए इसको फर्स्ट नाम दिया गया है। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है, मतलब ये 700 वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, जबकि फोटोसिंथेसिस सेकंड में जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है बाय द एक्सपोजर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पर फिर बहुत सारे पिगमेंट्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को वापस लेकर आएंगे। वो बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से वापस लेकर आएंगे ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अभी आपने पढ़ा है कि एक्साइट हो गया है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह से होना है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।